आज का हमारा जो टेस्ट डिस्कशन है वो गैशियस एक्सचेंज पे है। गैशियस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने थ्रू एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। और हर एमसीक्यू में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, उसकी सारी ऑप्शंस आपने पढ़नी है और डिस्कशन को गौर से सुनना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक? ट्रेकिया, लेरिंग्स, लंग्स और ब्रोंकाई। तो अब आप जानते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक दो तरह से हम उसको लेते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो इसमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है वो लेरिंग्स है। अब लेरिंग्स के साथ साथ मजीद अगर हम बात कर लें तो इसके ऊपर का जो पार्ट है फेरिंग्स जो है वो भी अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में आ जाएगा। इसके अलावा नेसल कैविटी जो है वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएगा। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फिर ट्रेकिया से शुरू होगा। ट्रेकिया है, फिर लंग्स है, फिर ब्रोंकाई है, फिर आगे ब्रोंकाई में फर्दर आगे डिवीजन हो रही है। तो ये सारे के सारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आएंगे। तो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लेफ्ट लंग? Divided into two lobes, an upper and lower lobe by the oblique fissure. The left lung shares space with the heart. The left lung, unlike the right lung, does not have the middle lobe. All are correct. तो आप जानते हैं कि राइट और लेफ्ट लंग के अंदर डिफरेंस होता है। तो लेफ्ट लंग के लिए ये जो आपको सारी की सारी स्टेटमेंट मिल रही है सारी सही मिल रही है। और आपने सारी स्टेटमेंट, ये हर एक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है और आपने वो लर्न करना है। अब देखिए राइट और लेफ्ट लंग में अगर हम बात करें तो जो राइट लंग होता है और लेफ्ट लंग जो है उसके अंदर हमें कुछ डिफरेंस मिलता है। अब हम इसमें डिफरेंस जो है वो देखते हैं। और डिफरेंस इसमें हमें क्या मिलेगा, मैं इसको लेता हूं कि लाइक ये राइट लंग है, ये हम लेफ्ट लंग ले लेते हैं। इसमें आपको जो डिवीजन है राइट साइड पर एक इस तरह से फिशर नजर आता है और दूसरा फिशर जो इसमें इस तरह से नजर आ रहा है लाइक दिस। अब ये जो फिशर है या डिवीजन है इसको हम कहते हैं ओब्लीक, ओब्लीक फिशर। और ये वाला जो आपको फिशर नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल फिशर। अब इसके रिजल्ट में आपको यहाँ पर जो लोब्स नजर आई हैं वो तीन तरह की लोब्स नजर आना शुरू हो गई। इसके अंदर एक एंटीरियर लोब, अब तीन लोब बन गए राइट साइड पर। एंटीरियर लोब है, फिर पोस्टीरियर लोब है और फिर इसके अंदर आ जाएगी मीडियन लोब। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फिशर नजर आता है लाइक दिस, एंड देयर इज ओनली द ओब्लीक फिशर। ये जिसकी वजह से यहाँ पर दो लोब होती हैं, एक एंटीरियर लोब होगी और एक इसके अंदर होती है पोस्टीरियर लोब। अब यहाँ जो लोब मीडियन है वो मिसिंग है। अब उस मीडियन जो मिसिंग लोब है वहां पर हम जानते हैं कि इस वजह से मिसिंग है कि वहां पर हार्ट क्योंकि लेफ्ट साइड पे होता है तो हार्ट को जो है वो एडजस्ट किया होता है। मैंने जस्ट एक स्केच सा बनाया है, एग्जैक्ट उसकी डायग्राम नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि ये दोनों लोब्स, ये दोनों लंग्स के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होता है। तो एक तो आपने ये डिफरेंस में याद रखा। तो लेफ्ट साइड पे या तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूरी हो रही है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड की प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 3 इज both lungs have the central recession called the cortex, hilum, pleural और sternum। अब आप जानते हैं सेंट्रल रिसेशन जो है इसके अंदर क्या होता है। यहाँ अब मैं उसको 3D की फॉर्म में जो है वो शो नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको सेंट्रल साइड के ऊपर जो है वो गैप से नजर आते हैं एंड दैट सेंट्रल रिसेशन और कॉल्ड द हाइलम। इसको हम हाइलम कहते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाइलम, बीटा इज करेक्ट। अब प्लूरा क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि प्लूरा जो है दैट इज द डबल मेम्ब्रेनस सैक। एक डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है। इस डबल मेम्ब्रेनस सैक के अंदर दो लेयर होती हैं, एक प्राइटल लेयर होती है, प्राइटल हमेशा आउटर को कहते हैं, और एक इसके अंदर जो है वो इनर, या इसको हम कहते हैं विसरल लेयर। तो ये डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है। अब ये किस तरह से देखें, एक तो ये कि लंग्स के साथ 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 जो है लंग्स को कवर कर रहा है एक प्लूरा, और जो लंग्स को कवर कर रहा है दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं इनर या विसरल प्लूरा। अब दूसरा जो प्लूरा होता है वो चेस्ट कैविटी के इनर साइड पे होता है, यानी वो दोनों तरफ जो है वो जो चेस्ट कैविटी होती है उसके साइड जो कि लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्राइटल प्लूरा कहते हैं। और इसके दरमियान जो स्पेस होती है दैट स्पेस इज कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड आपको मिलता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड यहाँ पर।
तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स हैं, यहाँ इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड। तो आर्टेरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 50 ml होती है, और अगर यही आपसे वेनस ब्लड के अंदर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि इसमें 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें 4 ml एक्स्ट्रा देन आर्टेरियल ब्लड। इस तरह का सवाल भी यहाँ पर आ सकता है। और 100 ml अगर ऑक्सीजन के अंदर हम देखते हैं, अगर यही 100 ml हम ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन जो है वो 100 ml में 19.6 ml या 20 ml प्रेजेंट होती है, जो कि मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रेडिली डिसॉल्व होती है देन द ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 इज हिस्टामाइन causes severe contraction of bronchi, alveoli, एयर सैक्स और ब्रोंक्यूल्स। तो कंट्रैक्शन उसके अंदर होगी जिसमें मसल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप जानते हैं कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें कंट्रैक्शन होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्मूथ मसल्स मिलते हैं या स्मूथ मसल मिलते हैं। लेकिन ब्रोंकाई जो होते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लेट्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ मसल नहीं है, जिसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 is a person suffering from dash cannot oxygenate his blood properly, एस्थमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एम्फेसीमा और लंग्स कैंसर। तो इसमें आपने याद रखना कि एम्फेसीमा है, इसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है, हम जानते हैं कि यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ एल्व्यूलाई हो जाती है, एल्व्यूलाई ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद एल्व्यूलाई फिर से रीजनरेट होते हैं। उसकी वॉल जब रीजनरेट होती है, तो रीजनरेट के रिजल्ट में जो एल्व्यूलाई होते हैं, याद रखना है, इसके नंबर जो है वो सेम रहते हैं, लेकिन साइज जो होता है वो इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कि इस सूरत के अंदर जब साइज बड़ा हो जाए और नंबर उतने ही रहे, तो इसके रिजल्ट में डिक्रीज इन सरफेस एरिया हो जाता है, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब वो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर पाता, उसमें वो एफिशिएंसी नहीं रही जितनी पहले थी, अब उसमें फुली ऑक्सीजनेट नहीं करेगा ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 7 इज कार्सिनोमा इज बेसिकली ए बेनाइन ट्यूमर, लोकलाइज्ड ट्यूमर, ट्यूमर शोइंग द मेटास्टेसिस और मसल कैंसर। तो आप जानते हैं कि जो कार्सिनोमा जिसको हम कहते हैं, जो कि एक्चुअल कैंसर है, वो ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि मेटास्टेसिस शो करते हैं, या इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दीज आर द डीलोकलाइज्ड ट्यूमर्स। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जाते किस तरह से, प्रोसेस कॉल्ड द मेटास्टेसिस एंड दे फॉर्म द सेकेंडरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअल जो कैंसर होता है वो यही है, जिसको आप कार्सिनोमा कहते हैं। अब ये जो दोनों ट्यूमर है सेम है, बेनाइन भी कहते हैं, लोकलाइज भी कहते हैं, ये हम ये भी कह सकते हैं कि दीज और द नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो ये ट्यूमर, लेकिन ये कैंसर नहीं, क्योंकि समटाइम वैसे भी ट्यूमर बन जाते हैं और अगर एक ही जगह पे रहते हैं, इसका मतलब है कि वो डिस्लॉय नहीं होते, अदर एरियाज के अंदर नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 8 इज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड विद द हीमोग्लोबिन इज 5%, 20%, 70% और 10%। तो 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ एक और चीज याद रखने की, कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, तो एग्जैक्ट जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं कार्बामाइन हीमोग्लोबिन। बुक के अंदर कई बुक्स में सही नहीं लिखा हुआ, पीटीबी के अंदर सही नहीं लिखा है, इसको हम कार्बामाइन हीमोग्लोबिन, आपकी बुक में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है लिखा हुआ है। एक्चुअली कार्बोक्सी उस वक्त होता है हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड वो बनता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ 20% आ जाएगा। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाई कार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, या अगर इसको मजीद करेक्ट कर लें कि सोडियम बाई कार्बोनेट की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होती है। Question number 9 is maximum capacity of a blood to carry oxygenated blood at sea level is dash ml of blood, 19.6, 21 ml, 20 ml और 19 ml। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, जो कि सी लेवल पर ब्लड को कैरी करने के लिए होती है, वो 20 ml हम ले लेंगे राउंड ऑफ करके। 19.6 भी है, लेकिन मैक्सिमम 20 ml राउंड ऑफ करके उसको ले लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है
Which of the following statement is not correct regarding the trachea? It usually lies posterior to the muscular esophagus. It's split into right and left bronchi to supply air to the lungs. Opening of the trachea is covered by epiglottis, trachea और C-shaped cartilage. तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वो अल्फा करेक्ट नहीं है. इट लाइज पोस्टीरियर टू द मस्कुलर. ऐसा नहीं होता. अगर इसकी हम लोकेशन देखें तो हम कहते हैं कि जो ट्रेकिया है दैट इज वेंट्रल टू एसोफेगस. ये एसोफेगस के वेंट्रल पोजीशन पे होती है, यानी बेली साइड की तरफ. और अगर हम एसोफेगस की बात करें, एसोफेगस का पूछा जा सकता है, दैट इज द डोर्सल टू ट्रेकी. ये एग्जैक्ट पोजीशन, यानी वो बैक साइड, दोनों पैरेलल नहीं है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ होती है. Question number 11 is, which of the following is the function of the lungs? Transport of gases within the body, serve a reservoir of blood for the left ventricle. It is a filter to protect the systemic vasculature, facilitate the oxygen and carbon dioxide between air and blood. Delta जो है वो it's a function of the lungs. ये air और blood के दरमियान जो gases का exchange है उसमें facilitate करता है. Question number 12 is, what happened when you breathe in? जब सांस अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है? When you breathe in, your diaphragm expands and your rib cage contract. When you breathe in, your diaphragm contract and your rib cage is expand. When you breathe in, your diaphragm relaxes and your rib cage contract. When you breathe, your diaphragm does not move and your rib cage expand. अब इसमें होता क्या? लेकिन जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्राम जो होगा वो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा जब इन लेके जाएंगे, और रिब केज जो होंगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, दोनों की दोनों जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर आती है जब हम अंदर हवा लेके जाते हैं. तो एक्चुअली जो ब्रीदिंग का फिनोमिना है दैट इज द इंस्पायरेशन. थोड़ी सी इस पे बात कर लें. इंस्पायरेशन जो है दैट इज द एक्टिव प्रोसेस. अब एक्टिव प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका क्या मतलब है? मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो रिब मसल्स हैं, रिब्स के अंदर होते हैं इंटरकोस्टल मसल, जो कि एक्सटर्नल भी होते हैं इंटरनल भी होते हैं, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल की ही बात होती है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अब जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट करने से जो डायाफ्राम है वो फ्लैटेंट हो जाएगा. इसको फ्लैटेंट भी कह सकते हैं या लेस डोम शेप भी इसको कहेंगे. अब जब रिब केज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिब केज जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एलिवेटेड, या हम कह सकते हैं कि मूव अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं. तो इस केस के अंदर जब डायाफ्राम फ्लैटेंड होगा, रिब केज ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जो स्पेस होती है चेस्ट कैविटी में, दो चीजें यहां पे लिख रहा हूं. स्पेस इन चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज में लिखूंगा प्रेशर ऑन लंग्स. लंग्स पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से लंग्स फूलना शुरू हो जाएंगे और वो एयर जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगी. तो अब यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन आएगी वो है व्हेन यू ब्रेथ इन योर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड योर रिब केज एक्सपैंड्स. एक्सपैंड्स का मतलब इसमें एलिवेटेड ही हम कंसीडर करेंगे, तो जिस वजह से ये बीटा जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी. अब इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. What is the role of surfactant? It decreases the alveolar surface tension, prevent the alveolar collapse, it makes wet airway, all of them or above. तो इसके अंदर सारे का सारा सर्फेक्टेंट्स के लिए करेक्ट है. अब सर्फेक्टेंट है क्या? सर्फेक्टेंट एक मिक्सचर होता है लिपोप्रोटीन का, और ये जो है वो बॉडी के अंदर सारे के सारे जो एक्शन है वो परफॉर्म करता है. सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है जिसकी वजह से नॉर्मल एक्सपेंशन होती है. एल्विलर कोलैप्स नहीं होने देता. एयरवे को वेट रखता है क्योंकि वहां पर जो वाटर है मॉइस्चर प्रोवाइड जिसकी वजह से एफिशिएंट एक्सचेंज होती है. तो जिनमें सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता, एक डिजीज आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ये एक डिजीज लिखी है जो कि गेस्टेशन पीरियड अगर 9 मंथ से कम होता है या लेस देन 7 मंथ्स होता है तो उस दौरान ये डिजीज होती है. इसके रिजल्ट में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता, इनफ सर्फेक्टेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 14 इज
During inspiration, as a result of contraction of muscle attached to it, the diaphragm becomes dome shape, flattens and rotate. तो इसके अंदर डायफ्राम है वो फ्लैटन्स होगा, ठीक है, इसके नीचे की तरफ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो फ्लैटन्स के साथ साथ अगर आ जाए लेस डोम शेप तो वो भी करेक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द मैमल्स टेक प्लेस एट ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई। हम जानते हैं कि एल्विलाई पे गैसेज एक्सचेंज होती है, ये हम साइट कहते हैं जहां पर गैसेज एक्सचेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज ट्रेकिया लाइज डैश टू द एसोफेगस। अभी मैंने आपको बताया ये वेंट्रल टू द एसोफेगस होती है और एसोफेगस इज डॉर्सल टू द ट्रेकिया। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन? 1 3 2 4। इतने पेयर्स, टोटल 2 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर। एक पेयर फंक्शनल होता है और एक जो होता है वो माइनर फंक्शन होते हैं। बहरहाल ये याद रखने के 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, और ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये लेरिंग्स में प्रेजेंट है। इसी वजह से लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या वॉइस अपरेटस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, nasal cavity is lined with the columnar ciliated epithelium, squamous ciliated epithelium, cuboidal ciliated epithelium और all of the above। तो nasal cavity के अंदर जो आपको एपिथेलियम मिलेगी वो कॉलमर एपिथेलियम मिलेगी, और एल्विलाई के अंदर हम जाएंगे तो वहां सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगी, सॉरी स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी सिर्फ, और कॉलमर जो है नेसल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंट एपिथेलियम के सेल्स की टाइप्स होती है। Question number 19 is smooth muscles present in all except the trachea, bronchi, bronchioles और alveoli। स्मूथ मसल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते? अब आप जानते हैं कि इसमें जो ट्रेकिया होता है इसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये सारे का सारा स्पेसिफिकली कार्टिलेज होता है, लेकिन जैसे ही ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर मसल्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, in mammalian mammals ventilation movement of lungs are governed by the muscular wall of lungs, diaphragm, intercostal muscles, diaphragm and intercostal muscles। तो आप जानते हैं कि जो लंग्स हैं इनके अंदर मूवमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो होती है वो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल की वजह से आती है। इस वजह से लंग्स के अंदर हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि लंग्स में जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है वो पैसिव होती है, याद रखना है। पैसिव कॉन्ट्रैक्शन और पैसिव ही एक्सपेंशन होती है। उसकी वजह यह है कि लंग्स के अंदर अपने कोई मसल्स नहीं होते, याद रखना है। लंग्स में आपको एज सच कोई मसल्स नहीं मिलते कि जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे। इट्स लाइक ए स्पंज कि अगर इस पे दबाव बढ़ेगा, डायफ्राम और रिब केज दबाव डालेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जब दबाव रिलीज होगा वो ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे तो वो फिर से फूलना शुरू हो जाते हैं। Question number 21. What helps in the gaseous exchange between the blood and lungs in man? Difference in the partial pressure of oxygen and carbon dioxide, distribution of blood in the thin layer within the alveolar capillaries due to thin membrane of capillary and alveoli, all of these। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ब्लड जो है वो लंग्स में और ब्लड के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होती है। Question number 22. During rest time in the human, breathing occur rhythmically at the frequency of 15 to 13 times, 15 to 20, 30 to 40 और 30 to 35। तो इसमें जो करेक्ट है वो है 15 to 20 टाइम्स। ये नॉर्मल है, यानी कि रिदमिक मूवमेंट है। और अगर हम एक्सरसाइज में आ जाएं तो ये रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये रेट बढ़ के अप टू 30 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। ये यानी पर मिनट में इतनी ब्रीदिंग रेट होना शुरू हो जाता है। Question number 23 is bronchioles are made up of mainly longitudinal stiff muscles, oblique circular muscles, circular cardiac muscle, circular smooth muscles। तो आप जानते हैं ब्रोंकियोल्स के अंदर जो मसल्स होते हैं वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आते हैं। उसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता, सारे के सारे मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं। Question number 24 is during swelling, opening of the larynx is covered automatically by one of the cartilage called glottis, vocal cords, epiglottis और mucous membrane। तो आप जानते हैं कि इसमें epiglottis होता है और ये एक हिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, हिंज लाइक कार्टिलेज। और जैसा कि हमने लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि ये दो काम करता है। एक तो हम यहाँ देखते हैं कि डाइवर्ट करता है फूड को टूवर्ड्स एसोफेगस, और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि इट प्रिवेंट फूड टू एंटर इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया में फूड को एंटर होने से रोकता है, ये भी आपको इसका फंक्शन मिलता है।
Question number 25 is the physiological dead airspace is increased in the lungs as a result of asthma, emphysema, cancer और tuberculosis. आप जानते हैं कि एम्फीसीमा के रिजल्ट में वहां जब ब्रेकडाउन होती है, मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर डेड स्पेसीज जो है वो बढ़ जाती हैं और फुली ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो सकता. Question number 26 is pressure inside the chest cavity is reduced by downward movement of the diaphragm, upward movement of the diaphragm, upward movement of the ribs, downward movement of the diaphragm and upward movement of the ribs. तो भी हमने डिस्कस किया शुरू में कि downward movement of the diaphragm because it become flattened and upward movement of the ribs elevate कर देंगे, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाएगी और ऐसा होता है इंस्पिरेशन के दौरान और लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है. Question number 27 is diaphragm is a sheet of smooth muscles, skeletal muscles, circular muscles और cardiac muscles. So diaphragm is a sheet of the skeletal muscles. ये भी याद रखना है आपने. 28. Following reaction given below is catalyzed by an enzymes known as carbon dioxide plus water. Carbon dioxide water के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा. तो एंजाइम जो यहाँ पे यूज होना है, क्या वो कार्बोक्सी पेप्टिडाइल यूज होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, हाइड्रोलेज है या कैटालेज है? तो आप जानते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है और ये एंजाइम रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, जहां ये जो है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच करता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी आपस में रिएक्ट करता है. तो ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है या रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि दो तरह के रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकता है. Question number 29 is the trachea or the windpipe extend to the lungs, pleural cavity, chest cavity and thorax, abdominal cavity. तो ये एक्सटेंड किया होता है चेस्ट कैविटी और थॉरेक्स तक, जो कि विंड पाइप भी कहते हैं, इसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब एक्सपिरेशन होती है हवा बाहर जाती है तो डायाफ्राम क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? अब आपको मैंने पहले बताया कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिलैक्सेशन की स्टेट है, क्योंकि जो एक्सपिरेशन होती है दैट इज द पैसिव प्रोसेस. ये पैसिव है. पैसिव का मतलब यार रिलैक्सेशन, इंटरकोस्टल रिलैक्स करेंगे और डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा और उस केस में रिब केज है वो लोअर्ड हो जाएगा, जिससे हवा बाहर चला जाएगी. लेकिन इसी केस के अंदर अगर हम देखें, अगर आपसे स्पेस का पूछा जाए चेस्ट कैविटी के अंदर एक्सपायरेशन के दौरान, तो आप कहेंगे कि स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि देखें जब रिब केज लोअर होगा, डायफ्राम जो है वो ज्यादा डोम शेप बन जाएगा तो स्पेस लोअर हो जाएगी और लंग्स पे प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. ये अगर स्पेस कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एयर जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, टेंपरेचर ऑफ द बॉडी, पीएच ऑफ द बॉडी, नाइट्रोजन प्रेशर. तो नाइट्रोजन का इस पे इफेक्ट नहीं होता. ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, पीएच तीनों का इफेक्ट होता है. और इसमें अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर के साथ जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग का हीमोग्लोबिन के साथ, और पीएच जो होती है इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको मिलता है. इसी तरह आपसे हाइड्रोजन आयन के साथ भी पूछा जा सकता है, तो हाइड्रोजन आयन के साथ जो है वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ये भी याद रखना है. तो ये फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं. Question number 32 is when oxygen tension is 115 mm of mercury, hemoglobin is dash % saturated. तो हीमोग्लोबिन जो होती है उस वक्त 98% सैचुरेटेड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेशर जो आपको ऑक्सीजन टेंशन या पार्शियल प्रेस ऑक्सीजन जब भी अबव 100 मिलेगा तो आपको जो ऑक्सीजन है उसकी सैचुरेशन ज्यादा मिलेगी और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा. और जब बिलो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो फिर स्प्लिट कर जाएगा, क्योंकि देखें जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसको हम HbO8 कहते हैं, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल को एट ए टाइम जो है वो अटैच करती है. इसमें HbO8 जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इस वजह से ये ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता. और अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप जानते हैं इसका कलर अगर हम देखें तो आपको ब्राइट रेड कलर मिलता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का. लेकिन अगर सिंपल हीमोग्लोबिन का हम कलर देखते हैं तो वो पर्पल रेड होता है, ये भी याद रखना है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अटैच हो जाएगी, बहुत से फैक्टर्स इसको अटैच करवा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा 100 से तो वो भी इसको अटैच करवाएगा. Question number 33 is carbon dioxide is commonly transferred through the blood in the form of bicarbonate being dissolved in the plasma in the form of carbamine hemoglobin bounded with the potassium. तो आप जानते हैं यहाँ पे कॉमनली वर्ड यूज हुआ है, वैसे तो सारे ही फैक्टर हो सकते हैं लेकिन वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है वो ट्रांसफर होती है. अब क्योंकि लंग्स से इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वहां रिलीज होना है और वहां से बॉडी से बाहर चला जाना है. सेल्स के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी जैसे वो ब्लड में जाएगी तो वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगी. तो ये वाला सीक्वेंस इसके अंदर है वो करेक्ट है जी. उसके बाद हम 34 पे आ जाते हैं.
The part of the thoracic cavity containing the lungs is lined by the ribs, diaphragm, pleural membrane और pleural fluid. तो आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन लाइनिंग जो होती है वो मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो पढ़ रहे हैं। What determines the degree of closure of glottis during the swelling? Forward movement of tongue, downward movement of tongue, upward movement of larynx, downward movement of larynx. अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स, क्योंकि जो लेरिंग्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ग्लोटस मोर और लेस हॉरिजॉन्टल होगा, जिसकी वजह से जो लेरिंग्स है उसकी अपवर्ड मूवमेंट की वजह से वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, rate of breathing is directly affected by the concentration of carbon dioxide, concentration of oxygen in the trachea, diaphragm expansion. तो देखें जो एक स्टिमुलेटरी रोल प्ले करता है ब्रीदिंग के लिए वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से हम ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा हो जाएगी, बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, तो वो हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है। उसके बाद 37 क्वेश्चन है, रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन द एल्वियोलाई, ब्रोंकस, नॉस्ट्रिल्स और ट्रेकिया। तो जो रेजिडुअल एयर हम कहते हैं, जो एयर लंग्स में रहती है वो कहाँ रहेगी, वो एल्वियोलाई के अंदर रहेगी, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। आगे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस भी कर रहे हैं। 38 है, द अमाउंट ऑफ एयर ब्रेथ इन एंड आउट विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी। देखिए इसके लिए जो लंग यूज, जो वर्ड यूज होता है वो है वाइटल कैपेसिटी। अब यहाँ कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा सा उस पर जो है एक्सप्लेन कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। देखें, एक तो हमारे पास एक डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जिसमें नॉर्मल जो है वो ब्रीदिंग हो रही होती है, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। ये आपको मिल रहा है टाइडल वॉल्यूम। आगे एमसीक्यू एक आएगा। टाइडल वॉल्यूम जो होता है दैट इज अबाउट 500 ml, जबकि बिल्कुल रेस्ट के अंदर है। तो रेस्ट में हम इतनी जो एयर है वो इन आउट कर रहे हैं, बड़े रिलैक्स हैं उसके अंदर, किस तरह से भी कोई जो है वो चेंजेस नहीं आ रही। लेकिन अगर हम इनहेल ज्यादा करें, लाइक दिस, ये इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको IRV भी कहते हैं। अब ये उस वक्त होता है जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करें, यानी कि ये वाला पार्ट जो है दैट इज द फोर्स ब्रीदिंग, हम हवा फोर्सफुली अंदर लेके जाएं। और ये जो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, अगर इसकी हम वैल्यू देखें, आपकी बुक में तो खैर इतना डिटेल में नहीं दिया हो, लेकिन मैं यहाँ जो इसकी कुछ वैल्यूज लिखता जाता हूँ साथ साथ, ताकि उसके राउंड अबाउट अगर को आ जाए। तो ये वैल्यू अबाउट हमारे पास बनती है 3200 ml, जो कि हम अंदर की तरफ जो हम लेके जाते हैं। इसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। और दूसरा केस जो है वो ये है कि हम ये टाइडल वॉल्यूम से अगर नीचे आ जाए, तो ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तकरीबन होता है 1200 ml। और अगर हम इससे भी नीचे आए, ये इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है तकरीबन 1200 ml। अब ये तीन चार चीजें हैं यहाँ पर। अब आपको पता चल गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जी वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन चीजें आ जाएंगी, इसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। ये सारे का सारा हमारे पास टाइडल वॉल्यूम के अंदर वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, टाइडल वॉल्यूम ने कितना लिखा था 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हमने कितना लिखा, लाइक 3200 या 3100 भी कुछ पे लिखा बुक्स के अंदर, और ये कितना हमने लिखा 1200। अगर हम इसको टोटल जो है वो देखें, तो ये हमारे पास बन जाता है 12 और 517 बन गया, और ये 32 बन गया। ये तकरीबन 4900 बन गया, या 4800 बन सकता है। हम थोड़ी सी अगर इसके अंदर चेंज कर दें, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो करेक्ट कर लेता हूँ कि इसको मैं
3200 की बजाय लिख लेता हूँ 3100, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 4800, ओके। ये बन गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ टोटल लंग्स कैपेसिटी, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। टोटल लंग्स कैपेसिटी के अंदर हम इन तमाम के साथ रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर देंगे जो नीचे था, क्योंकि देखें यहां पर इस डायग्रामेटिकली देखें तो वाइटल कैपेसिटी यहां से लेके यहां तक वाइटल कैपेसिटी बनती, लेकिन अगर सारे का सारा हम ले लेंगे तो वो बन जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी, 4800 तो पहले हमने लिया, प्लस टाइडल जो इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम अगर डाल लेंगे तो ये बन जाएगी 6000 ml। तो आपकी बुक में 5000 या 5 लीटर लिखी हुई है, लेकिन एमएल में देखें तो 6000 ml जो है, दैट्स मोर करेक्ट, इट इज द टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये तीनों चारों चीजें इसके अंदर याद रखनी है। कुछ एमसीक्यू मैंने इससे रिलेटेड डाले हुए हैं, उसको भी हम साथ साथ पढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन ईच ब्रेथ नॉर्मल रेस्पिरेशन बाय मैन इज कॉल्ड। अब देखें इसके अंदर कौन सा आ गया, टाइटल वॉल्यूम, कि बिल्कुल नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही है, हम कितना बाहर लेके जाने कितने, दैट्स द 500 टाइटल वॉल्यूम। Question number 40 is, what happened if human blood becomes acidic, low pH? Oxygen carrying capacity of hemoglobin increases, oxygen carrying capacity of hemoglobin decreases, red blood cell count increases और red blood cell count decreases। तो जब pH हो जाएगा यानी लो pH हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि इसका ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन कैपेसिटी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पीएच का, तो साथ ही हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंडिंग है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। बीटा जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। Question number 41 is, oxygen content of air we expired is, कितना हम ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं, दैट्स 16% ऑक्सीजन अंदर लेके आ रहे हैं, 21%। इंस्पायर्ड एयर के अंदर 21% और एक्सपायर्ड एयर के अंदर 16%। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी चेंज आता है, वाटर वेपर्स में भी चेंज आता है, नाइट्रोजन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आती। 42 नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोमाइन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है एक्चुअली ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब अटैच होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये याद रखना है दैट इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर ले तो उसे डेथ हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है और इसके रिजल्ट में वो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। Question number 43, which part of human brain controls the breathing movement? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसेफलन और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आप जानते हैं कि जो मेडुला है ये ब्रीदिंग को, स्वेलिंग को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, जितने भी इनवॉलंटरी रिएक्शन होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। Question number 44, if a person living at the sea level migrate to about 600 feet high hill, his blood after about 15 days increasing volume, have fewer white blood cell, have more plasma, have greater number of red blood cell and more hemoglobin। क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएंगे ताकि सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन जो है उसको डिलीवर किया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑल और द रेस्पिरेटरी डिजीजेस एक्सेप्ट द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एन्सेफलाइटिस और निमोनिया। इसके अंदर जो एन्सेफलाइटिस है ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, क्योंकि सेफलाइजेशन जो होता है वो ब्रेन के लिए वर्ड यूज होता है, सेफली। बाकी सारे के सारे रेस्पिरेटरी है। क्वेश्चन नंबर 46 इज, हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली कंबाइंड विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और O3। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये स्ट्रांगली जो है वो कंबाइन होती है। Question number 47, which of the following is an infectious respiratory disorder? एस्थमा, एम्फीसीमा, ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर। तो आप जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होता है। इस वजह से हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंटीबायोटिक। ये भी आ सकता है कि कौन सी डिजीज एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकती है। 48th है, respiratory distress syndrome is common especially for the infants with a gestation age is less than 7 months। 7 months से कम अगर डेवलपमेंट की एज होती है या gestation एज होती है तो उसके रिजल्ट में ये डिजीज डेवलप हो सकती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इनफ सर्फेक्टेंट्स नहीं बनते और वहां पर सरफेस टेंशन रिड्यूस नहीं होती, लंग्स जो है कोलैप्स करते हैं। 49th, which of following statement is correct for the human lungs? There are 3 lobes in the right lung, there are 3 lobes in the left lung, there are 2 lobes in the right lung, both lungs have 3 lobes। ऊपर बात करके आए हैं
ये 3 लोब्स होती है राइट लंग के अंदर और लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स होती है। Question number 50 is the lung has a dual blood supply provided by the bronchial and pulmonary circulation. Pulmonary circulation is systemic circulation, portal and pulmonary circulation, pulmonary and renal circulation. तो आप जानते हैं कि इसमें ब्रोंकियल और पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। अब ब्रोंकियल और पल्मोनरी का क्या मतलब, देखें, एक तो लंग्स के अंदर जो उसके सेल्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो उधर तो ब्रोंकियल जो आर्टरीज हैं वो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। लेकिन जो लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए जाना है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाना है, वो पल्मोनरी वेन्स उनको लेके जाएंगी या वापस पल्मोनरी जो है वो आर्टरीज लेके जाएंगी और वापस वेन्स लेके आएंगी। तो 2 तरह की वहां पर सप्लाई दी जाती है लंग्स के अंदर। So that's all about today's test discussion on gaseous exchange. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं।